दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम है हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो हमारे पहला गवर्नर कौन था। हमारा गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजी में भी रॉबर्ट क्लाइव कहेंगे। इनका शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल हमारे 1757 से 1760 तक था। भारत के अंदर जो बंगाल के अंदर गवर्नर थे, पहले गवर्नर कौन थे, हमारे रॉबर्ट क्लाइव। तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को क्या माना जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब हमारा 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को क्या है, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सैनिकों के दोहरे भत्ते बंद कर दिए थे। पहले क्या होता था, अंग्रेजों को एक तो वेतन मिलता था, साथ ही साथ जो उनको अपने देश से दूर रहकर सेवा देते हैं इस बात का भी भत्ता मिलता था। इस तरह उनको दो भत्ते मिलते थे। तो उन अंग्रेजों के जो दोहरे भत्ते मिलते थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने उन दोहरे भत्तों को बंद कर दिया। इसके कारण क्या, अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को क्या बोलते हैं, भारत का पहला श्वेत विद्रोह कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भारत का पहला श्वेत विद्रोह कहते हैं। अब बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो विद्रोह हुआ था इसका दमन कर दिया। फिर बात करें रॉबर्ट क्लाइव ने जो सोसाइटी ऑफ ट्रेड, क्या सोसाइटी ऑफ ट्रेड, इसकी स्थापना की और अंग्रेजों के जो निजी व्यापार है उसमें प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्लासी के युद्ध पर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज जो सैनिक है उनके दोहरे भत्ते बंद कर दिए। इस कारण अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को भारत का पहला श्वेत विद्रोह कहते हैं। साथ ही साथ जो विद्रोह हुआ था इसका रॉबर्ट क्लाइव ने दमन कर दिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, जो क्या करती थी, अंग्रेजों के द्वारा जो निजी व्यापार किया जाता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाती थी। अगले गवर्नर आते हैं हमारे कौन, अगले गवर्नर हमारे गवर्नर वेंस्टीटाट। गवर्नर का नाम क्या है, और वेंस्टीटाट गवर्नर है। तो गवर्नर वेंस्टीटाट की बात करें हम, एक मिनट इसमें उठा देते हैं। गवर्नर वेस्टीटाट की बात करें तो वेस्टीटाट का शासनकाल हमारे 1760 से 1765 तक रहा था। वेस्टीटाट ने मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर या बंगाल का नवाब बनाया था। वेस्टीटाट ने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था और इसका शासनकाल 1760 से 1765 तक था। जो हमारे गवर्नर वेस्टीटाट था, तो वेस्टीटाट के टाइम पर ही बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हमारे बक्सर का युद्ध इनके टाइम पे हुआ था, कब, 1764 में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। अगले गवर्नर था हमारे कौन, रॉबर्ट क्लाइव। वापस रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है 1765 से 1767, 2 साल के लिए। बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव का यह दूसरा शासनकाल था। बंगाल के गवर्नर के रूप में क्या था, रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा शासनकाल था। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद या फिर प्रयाग की संधि भी की। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन का मतलब होता है कंपनी के पास दीवानी और नवाब के पास फौजदारी अधिकार होना। यदि आपसे पूछ लिया जाए जो रॉबर्ट क्लाइव है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन का मतलब होता है कंपनी के पास तो दीवानी अधिकार होना और नवाब के पास फौजदारी अधिकार होना। तो दो अलग अलग अधिकार थे। रॉबर्ट क्लाइव ने राजा सिताब राय को, क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने राजा सिताब राय को बिहार और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का उपदीवान भी बनाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, राजा सिताब राय को बिहार और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उपदीवान भी बनाया। अब इसके बाद आता हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आपसे यदि पूछा जाए परीक्षा में कि किसके तहत हमारे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 से पहले गवर्नर ही कहते थे इसे, लेकिन 1770 के बाद इसे गवर्नर जनरल का पद कहा जाने लगा। अब बात करेंगे हम गवर्नर की नहीं बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, गवर्नर जनरल की बात करेंगे। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1775 1785 तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनकर आया था,
लेकिन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले ही क्या था, बंगाल का गवर्नर बन के आया था, लेकिन बीच में इसको क्या किया गया, 1773 में गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में पहले मदरसे की स्थापना की थी, और मतलब अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया पहला मदरसा था, और किसके टाइम पे किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। अब बात करते हैं भू राजस्व सुधार की। जो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स है, इनके टाइम पे भू राजस्व सुधार किया गया। 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया जो द्वैत शासन था, उसको भू राजस्व सुधार के तहत 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अर्थात जो दीवानी अधिकार और फौजदारी अधिकार थे, ये जो अधिकार अलग अलग किए गए थे, इनको वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी की सारी दीवानी हो या फौजदारी हो, सारी शक्ति अपने पास ले ली। भू राजस्व सुधार के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय ठेका प्रणाली की शुरुआत की। अर्थात सबसे पहले ये तय किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उनसे अंग्रेज पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, तो उन्होंने सबसे पहले एक तरीका अपनाया कि जो भी ठेकेदार है, अर्थात जो जमींदार है, वह ज़मीनों से क्या कहते हैं, टैक्स वसूलने का ठेका ले सकता है, और ये ठेका क्या एक बार में 5 साल के लिए दिया जाएगा। जो नए जमींदार थे उनको ठेके दे दिए गए। नए जमींदारों के द्वारा यह कार्य ठीक से नहीं किया गया। जो नए जमींदार थे ये अनुभवहीन थे, इसलिए ठेका प्रणाली असफल हो गई। जो नई जमींदार थे वो क्या थे, अनुभवहीन थे, इस वजह से ठेका प्रणाली असफल हो गई। और 1776 में ठेका प्रणाली को बंद करके 1 वर्षीय ठेके की शुरुआत कर दी गई, जिससे क्या पुराने ठेकेदार को ठेके फिर से दिए गए। जो हमारे पुराने ठेकेदार थे उनको फिर से ठेके दिए जाने शुरू हो गए। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे जो हमारे न्यायिक सुधार या फिर जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें, तो जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालय स्थापित किए गए। जिला स्तर पर क्या किया गया, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए। जो जिला दीवानी न्यायालय है उसमें जिला कलेक्टर न्यायाधीश होता था, और जिला फौजदारी न्यायालय उसमें भारतीय न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। तो याद रखना, जिला दीवानी न्यायालय में तो जिला कलेक्टर न्यायाधीश होते थे, और जिला फौजदारी न्यायालय में हमारे भारतीय न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। अब जिला न्यायालयों से ऊपर अपील करने के लिए सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय या फिर सदर फौजदारी न्यायालय ये स्थापित किए जाते थे। हमारे जिला न्यायालय दोनों के दोनों, तो उन दोनों के ऊपर क्या सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय या फिर सदर फौजदारी न्यायालय स्थापित किए गए थे। सदर दीवानी न्यायालय में 500 रुपये से अधिक मामला होता था तभी जाता था। क्या, 500 रुपये से ऊपर का मामले पर ही सदर जो दीवानी न्यायालय उसमें मामला जाता था। अब बात करते हैं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बात करें, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की, अर्थात भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये कहा गया था कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट बनाना है, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय कानून के साथ साथ अंग्रेजी कानून भी लागू होते थे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था, अंग्रेजी कानून भी लागू होते थे भारतीय कानून के साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था केवल कलकत्ता तक ही था, अर्थात इसके जो फैसले सुनाए जाते थे वो कलकत्ता क्षेत्र के जो जुर्म होते थे या मामले होते थे उनके लिए ही होते थे। और यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाए तो मामले का बाहर भी बाहर का मामला भी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में जो भी मामले थे उनको देखने के लिए की गई थी, लेकिन यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो यदि कलकत्ता से बाहर का मामला हो उस मामले को भी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। जब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तब वहाँ पे कौन कौन से जज थे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय हमारे एलिजा एम्पेतो मुख्य न्यायाधीश थे। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये हमारे न्यायाधीश थे। और एलिजा एम्पे क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स का बचपन का दोस्त था। एलिजा एम्पे क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स था उसका बचपन का दोस्त था। अब बात करें फतवाए आलमगीर का अनुवाद भी इसी अंग्रेजी में इसी के टाइम पे किया गया था। क्या, फतवाए आलमगीर जो बुक है इस बुक का अनुवाद भी इन्हीं के टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे किया। फतवाए आलमगीर इस्लामिक कानूनों का संकलन था। क्या था, फतवाए आलमगीर क्या है, जो इस्लामिक जो कानून थे उनको एक ही किताब के अंदर लिखा गया था। फतवाए आलमगीर का संकलन किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जानते थे। कोड ऑफ झेंटोलो
ठीक है, ये हिंदू कानूनों का संकलन है। तो आप देख सकते हैं इस्लामिक कानूनों का संकलन तो क्या कहलाता है, ये फतवाए आलमगीर, और हिंदू कानूनों का संकलन कहलाता है कोड ऑफ गेंटोलो। तो आप इन दोनों शब्दों को याद रखें, गेंटोलो और फतवाए आलमगीर। तो विलियम जोन्स ने और कार्ल ब्रुक ने क्या, विलियम जोन्स और कार्ल ब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ नामक एक किताब लिखी। क्या लिखा, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ नाम की एक किताब लिखी। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। क्या किया, विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1784 में क्या हुआ, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम क्या होता था, भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद करना। हमारे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कार्य होता था भारतीय जो पुस्तकें हैं उनका यूरोपीय भाषा में अनुवाद करना। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो हमारे चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, भगवत गीता हमारी उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित और कौन कौन से बिंदु है उनके बारे में बात करें। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित और बिंदु है हमारे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की जो बेगमें थी उनसे धन लूटा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, अवध की जो बेगमें से धन लूटा। वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस में धन के बदले चेत सिंह को हटाकर उनके भतीजे महीप नारायण को राजा बना देता है। ये भी कही क्या, फैक्ट वाली चीजें हैं, फैक्ट वाली चीजें मतलब परीक्षा में सीधी सीधी पूछी जाती है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, बनारस में धन के बदले अर्थात धन लेकर चेत सिंह को हटाया और उसका जो भतीजा था महीप नारायण इसको राजा बना दिया। क्या, चेत सिंह को हटाया और क्या, महीप नारायण को राजा बना दिया। बंगाली ब्राह्मण ब्राह्मण महाराज नंदलाल को जालसाजी के आरोप में फंसा करके मृत्युदंड दिलवाया। क्या किया, जो जालसाजी का आरोप लगाया और उसको मृत्युदंड दिलवा दिया। महाराज नंदलाल को मृत्युदंड दिलाने के कारण एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चला दिया। क्यों, महाराज नंदलाल है उसको जब मृत्युदंड की सजा सुनाई गई तो उसके खिलाफ जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसके खिलाफ क्या है, महाभियोग की चला दिया गया। किसने, एडमंड बर्क ने। तो इस तरह हमारे जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उनके कार्यकाल खत्म होता है। इनके बाद आता है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें 1785 से 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इनके शासनकाल में जो जोनाथन डंकन थे, कौन, जोनाथन डंकन, उन्होंने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। तो जोनाथन डंकन ने क्या किया, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की और ये भारत का पहला संस्कृत महाविद्यालय था। हमारा जो जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, ये क्या था, भारत का पहला संस्कृत महाविद्यालय था। अब कॉर्नवालिस को इन चीज़ों के लिए याद नहीं किया जाता, कॉर्नवालिस को किसके लिए याद किया जाता है, उनके भू सुधार के लिए। अब जैसे हमने पहले देखा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे पहले 5 वर्षीय ठेका दिया गया, फिर 1 वर्षीय ठेका दिया गया। जब इस तरह से सुधार नहीं हो पाया फिर 1790 में 10 वर्षीय ठेका प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या, पहले 5 वर्षीय फिर 1 वर्षीय फिर क्या किया गया, 10 वर्षीय ठेका प्रणाली की शुरुआत की गई। अर्थात अभी ये पद्धति कहाँ चल रही है, बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में ही चल रही है। 10 वर्षीय ठेका प्रणाली में क्या, पुराने जमींदारों को ठेके दिए जाते थे। क्या होते थे, 10 वर्षीय ठेके में जो पुराने जमींदार होते थे उन्हीं को ठेके दिए जाते थे। 1793 में 10 वर्षीय ठेका प्रणाली को स्थायी कर दिया गया। क्या किया गया, 10 वर्षीय जो ठेका प्रणाली थी इसको स्थायी कर दिया गया, अर्थात कि परमानेंट की अब इसको 10 वर्षीय की बजाय परमानेंट ही ठेका दे दिया गया। इसलिए इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा गया, अर्थात परमानेंट कहा गया, परमानेंट सेटलमेंट या इस्तेमारी बंदोबस्त भी से कहते थे। क्या कहते थे, इस्तेमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे। जो 10 वर्षीय ठेका है इसका प्रारूप जॉन शोर ने तैयार किया था, अर्थात 10 वर्षीय ठेका प्रणाली किस तरह की होगी, इसका प्रारूप या ड्राफ्ट क्या जॉन शोर ने तैयार किया था, इसलिए 10 वर्षीय ठेका प्रणाली को जॉन शोर व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या, 10 वर्षीय ठेका प्रणाली का प्रारूप की बात करें तो जॉन शोर ने तैयार किया था, इसलिए 10 वर्षीय ठेका प्रणाली को जॉन शोर की व्यवस्था भी कहते हैं। जो 10 वर्षीय ठेका प्रणाली है इसके तहत राजस्व का 10/11 हिस्सा तो कंपनी को दिया जाता था और 1/11 हिस्सा मतलब जमींदार को मिलता था, अर्थात 11 में से 1 हिस्सा जमींदार को और 10 हिस्सा कंपनी को देना होता था, जो भी राजस्व वसूला जाता था। 10 वर्षीय ठेका प्रणाली ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों में ही लागू होती थी। कितने, 19% क्षेत्रों में ही लागू होती थी। राजस्व का 10 हिस्सा कंपनी को और 1 हिस्सा क्या जमींदार अपने पास रखते थे।
फिर बात करें ये जो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, ये कहाँ कहाँ लागू हुई, तो यह व्यवस्था कौन कौन से जगह लागू हुई, पूरे के पूरे बंगाल में, उत्तरी कर्नाटक और बनारस, ये 3 एरिया थे जहाँ पे ये वाली व्यवस्था लागू हुई। परसेंटेज में देख लिया था हमने, जो हमारा 19% क्षेत्र है भारत के उस समय के, तो उन क्षेत्रों के अंदर ही लागू हुई। फिर आता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से ईस्ट इंडिया कंपनी को होने वाले लाभ, अर्थात इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन से फायदे हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय धन और समय दोनों की बचत हुई। क्या? समय और धन दोनों की बचत होती है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम कौन करके दे रहा? जमींदार करके दे रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम भी बचा और पैसे तो बचे ही है। क्यों? क्योंकि मशीनरी किसके द्वारा लगाई गई? ये जमींदारों के द्वारा लगाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य कुशलता में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारियों का अब अन्य विभागों में भी लगाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि अब उनको धन इकट्ठा करने के लिए किसी भी कर्मचारी की जरूरत नहीं थी, और जो कर्मचारी इसमें लगे हुए थे अब वो दूसरे काम भी कर सकते हैं। इससे उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। फिर बात करें हम ईस्ट इंडिया कंपनी की आय निश्चित हो गई। अब इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भविष्य की योजनाएं बना सकती है। क्यों? क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि उसकी आय किस वर्ष कितनी मिलेगी, तो इसलिए अब वो जितनी भी योजनाएं हैं, नई नई योजनाएं, वो टाइम टू टाइम बना सकती थी। जमींदार के रूप में अंग्रेजों को एक स्वामी भक्त वर्ग, अर्थात जो जमींदार वर्ग क्या अंग्रेजों का स्वामी भक्त हो गया। क्यों? क्योंकि इससे दोनों को फायदा हो रहा था। जमींदार को तो क्या है, लाभ मिल रहा था एक भाग, और जो अंग्रेज थे उनको एक निश्चित आय प्राप्त हो रही थी। स्थायी बंदोबस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी को तात्कालिक लाभ हुआ। स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को तात्कालिक का मतलब उस समय तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन दीर्घकालिक रूप से बहुत हानि हुई। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व नहीं बढ़ा सकती थी, अर्थात जितना फिक्स था उतना ही मिलता था। इसलिए बाद में दक्षिण में हमारे रैयतवाड़ी और उत्तर में महालवाड़ी ये व्यवस्था लागू की गई, अर्थात इसे पूरे भारत में लागू नहीं किया गया, इसे केवल भारत के 19% क्षेत्रों में ही लागू किया गया, जो हमारा उत्तरी कर्नाटक, बनारस और पूरे पूरे बंगाल में। अब हमने ये चीज़ें तो देख ली। अब क्या स्थायी बंदोबस्त की कौन कौन सी कमियां थी? जो सबसे मेन चीज़ आती कमियां, कमियों की बात करें तो जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया गया। इससे क्या किसान मजदूरों की भूमिका में आ गए, अर्थात जमीन के क्या है मालिक कौन बन गए? जमींदार, और जो किसान थे वो मजदूर बन गए। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भू राजस्व अधिक निश्चित किया गया था, इसलिए किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे जमींदार थे वह तो केवल और केवल क्या किसानों को शोषण करते थे, अर्थात वह किसी प्रकार की सुविधा नहीं देते थे, बल्कि वह उनसे केवल राजस्व वसूल करने का कार्य करते थे। जमींदारों के द्वारा समय समय पर राजस्व बढ़ा दिया जाता था, इसलिए किसानों की हालत कैसी हो गई? दयनीय हो गई थी। जमींदारों ने कृषि में कोई सुधार नहीं किया, इससे किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा हुआ। जो उपस्थित जमींदारों की अनुपस्थित जमींदारों की एक श्रृंखला बन गई, जो कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे। अनुपस्थित जमींदार का मतलब, जैसे ये हमारे अंग्रेज है, इन्होंने इस जमींदार को क्या ज़मीन दे दी। अब ये क्या करता है? एक अन्य व्यक्ति को इस पर किराए पर लगा देता है, वो क्या राजस्व इकट्ठा नहीं करने का कार्य करता है। अब ये व्यक्ति इस व्यक्ति, वैसे तो इसको अंग्रेजों ने जिम्मेदारी दी थी, किसको? इसको, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है? इसको लगा देता है। अब ये व्यक्ति क्या करता है? एक और व्यक्ति होता है, इसको इसको कहता है कि मेरी जगह तुम जमीन ये राजस्व वसूल करो, वसूल करके इकट्ठा करना। फिर क्या होता है? ये व्यक्ति क्या करता है? एक और व्यक्ति होता है, उसको लगा देता है राजस्व वसूल करने के लिए। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, तो पता ही नहीं चलता, ये भी अनुपस्थित हो जाता है, फिर ये भी। तो इस तरह के अनुपस्थित जो जमींदार है, इनकी एक श्रृंखला बन जाती है। सारे के सारे जमींदार क्या होते हैं? शहरों में चले जाते हैं और ऐशो आराम का जीवन जीते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्वामीगत जमींदार वर्ग ने राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया, अर्थात जब 1857 की क्रांति हुई, तब ये जो हमारा जमींदार वर्ग था, इसने 1857 क्रांति को दबाने की पूरी कोशिश की थी। शुरू में कई जमींदारों को हानि हुई थी। क्यों? क्योंकि जो राजस्व निश्चित किया जाता था किसानों के द्वारा उतना दिया नहीं जाता था। कई बार क्या अपनी शान के लिए जमींदार अपनी जेब से या अपने जो खजाना होता है वहां से भी या जमीनें बेचकर भी उस राजस्व को चुकाना पड़ता है। जमींदारों पर सूर्यास्त का नियम लागू होता था। जमींदारों पर क्या होता था? सूर्यास्त का नियम लागू होता था। यदि कोई जमींदार समय पर भू राजस्व जमा नहीं कराता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। क्या? यदि कोई जमींदार समय पर भू राजस्व जमा नहीं कराता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो इसे क्या कहते हैं? सूर्यास्त का नियम कहते हैं।
फिर बात करें न्यायिक सुधार की, तो न्यायिक सुधार क्या किया, कलेक्टरों से न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। न्यायिक सुधार में क्या हुआ, कलेक्टर जो थे उनसे जो न्यायिक अधिकार दिए गए थे वो न्यायिक अधिकार उनसे छीन लिए गए। दीवानी न्यायालयों की एक श्रृंखला तैयार की गई। जैसे नीचे से ऊपर की बात करें तो एक दीवानी न्यायालय में सबसे नीचे होता है मुंसिफ, उसके पास 50 रुपये तक के मामले आते थे। मुंसिफ के पास क्या होते थे, 50 रुपये तक के मामले आते थे। रजिस्ट्रार के पास 100 रुपये तक के मामले आते थे। जिला दीवानी के पास 200 रुपये तक के मामले, प्रांतीय दीवानी के पास 1000 रुपये के मामले, सदर दीवानी के पास 5000 रुपये तक के मामले। प्रिवी काउंसिल जो लंदन में होती थी उसके पास 5000 रुपये तक के मामले आते थे। तो एक नीचे से ऊपर तक की एक श्रृंखला तैयार कर ली गई। अर्थात तो मुंसिफ है उसके बाद 50 रुपये, जब हमारे मुंसिफ है तो मुंसिफ के पास 50 रुपये के मामले, रजिस्ट्रार के पास 100 रुपये के, जिला दीवानी के पास 200 रुपये तक के, प्रांतीय दीवानी के पास 1000 रुपये तक के, सदर दीवानी के पास 5000 रुपये तक के, प्रिवी काउंसिल तो लंदन में उसके पास 5000 रुपये तक के मामले आते थे। फिर बात करें जो फौजदारी मामले हैं, क्या फौजदारी मामलों के लिए 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना की गई। जो फौजदारी मामले हैं उनके लिए 4 भ्रमणशील अदालत अर्थात जिनको मोबाइल कोर्ट कहते हैं, कभी यहाँ लगा दी कभी वहाँ लगा दी, अलग अलग जगह पे ये जो अदालतें लगाई जाती थी। जैसे हमारे कहाँ का ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पटना। कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे भ्रमणशील अदालतों का गठन किया गया। और भ्रमणशील अदालतें कहाँ कहाँ गठित की गई थी, तो हमारे कहाँ कहाँ की गई थी, एक तुम्हारे ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पटना। ये चारों नाम आप याद रखना। फिर बात करें मैं 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की। 1793 में क्या किया, कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड बनाया। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस कोड का मतलब, कॉर्नवालिस कोड क्या होता है। कोड तो आप समझते हैं एक बुक होती है, बुक के अंदर क्या कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है। अब नियम कानूनों की बात करते हैं, उस कोड में कौन कौन से नियम कानून शामिल किए गए। कॉर्नवालिस कोड में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। कॉर्नवालिस कोड में क्या किया, शक्तियाँ थी उसका विकेंद्रीकरण किया गया। कानून के सामने सभी को समान बनाया गया। हत्या के तरीके के बजाय हत्या के उद्देश्य पर बल दिया जाने लगा। अर्थात पहले क्या होता था, हत्या किस तरह की गई है उसी के आधार पर सजा दी जाती थी। लेकिन कॉर्नवालिस कोड में कहा कि हत्या का तरीका नहीं बल्कि हत्या क्यों की गई है इस बात पे बल दिया जाने लगा। रक्त मूल्य की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। अर्थात यदि किसी परिवार का किसी व्यक्ति ने सदस्य की हत्या कर दी तो वो पहले क्या होता था, दूसरा परिवार वाला उसके परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर देते। अर्थात रक्त के बदले रक्त, खून के बदले खून, तलवार और ब्लड की नीति, तो ऐसा होता था। अब इसको समाप्त कर दिया गया। अंग भंग के स्थान पर कठोर कारावास की सजा दी जाने लगी। तो पहले क्या होता था कि कई बार सजा के रूप में जैसे इसका हाथ काट दिया, इसको अंधा कर दिया, इसके पाँव काट दिए, इस प्रकार की सजा होती थी। लेकिन अब इसकी जगह क्या है, कठोर कारावास की सजा दी जानी शुरू कर दी। हमें ये पढ़ रहे हैं कॉर्नवालिस कोड की विशेषताएं जो कॉर्नवालिस के द्वारा तैयार की गई थी। जो गवाह है तो गवाह की धार्मिक योग्यता को भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो पहले क्या होता था कि जो मुस्लिम होते थे वो गवाही नहीं दे सकते थे हिंदुओं के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं दे सकते थे। अर्थात धार्मिक अयोग्यता थी। अब इस धार्मिक अयोग्यता इसको समाप्त कर दिया गया। वकालत का जो पेशा है ये भी शुरू किया गया। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो वकालत की डिग्री लेकर वकालत कर सकता है। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस कोड बन गया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। अच्छी अच्छी बातें होने के बाद कॉर्नवालिस कोड की क्या महत्व रहा, अर्थात इसकी क्या ज़रूरत रही। अब महत्व की बात करें कॉर्नवालिस कोड की, तो हमारी जो आधुनिक न्याय व्यवस्था इसी से शुरू हुई मानी जाती है। हमारी जो आधुनिक न्याय व्यवस्था है इसकी शुरुआत इसी से मानी जाती है। कॉर्नवालिस कोड पश्चिमी मान्यताओं और यूरोपियन मान्यताओं पर आधारित था। कॉर्नवालिस कोड क्या था, जो हमारी पश्चिमी मान्यताएं और यूरोपियन मान्यताएं इन पर आधारित था। इसने कानून की सर्वोच्चता को लागू किया, साथ ही साथ क्या सभी के लिए इसमें समानता बताई गई। ये अच्छी बात है। इसने क्या निष्पक्षता का सिद्धांत लागू किया। इसने क्या किया, निष्पक्षता का सिद्धांत भी लागू किया। ये क्या है, हमारे कॉर्नवालिस कोड की विशेषता या महत्व। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस कोड में कमियां भी थी। कमियां होने की बात करें तो कौन कौन सी कमियां, इससे कॉर्नवालिस कोड आने के बाद न्याय धीमा भी हो गया, साथ ही साथ महंगा भी हो गया। क्यों, क्योंकि बिना वकील के कभी न्याय नहीं मिलेगा। धनवान लोग क्या धन देकर न्याय खरीद लिया करते थे। अंग्रेज न्यायाधीश भारतीय परिस्थितियों से परिचित नहीं थे। क्यों, क्योंकि जब न्यायाधीश हमारे इंग्लैंड से आते थे तो उन्हें भारत की परिस्थितियों के बारे में पता नहीं था, तो वो अपने अनुसार ही न्याय करते थे। ये कमी थी।
फिर बात करें, कानून अधिक जटिल थे तथा भारतीय उनको समझ नहीं पाए, इसलिए लोग जातीय पंचायतों की सहायता लेने लगे। कि कानून जितने भी थे कॉर्नवालिस कोड के बहुत ज़्यादा जटिल थे, भारतीय को समझ में नहीं आते थे, इसलिए वो कोर्ट जाते ही नहीं थे न्याय के लिए, इसलिए लोग ज़्यादातर कहाँ जाने लगे, जातीय पंचायतों के पास। फिर कॉर्नवालिस के टाइम पे प्रशासनिक सेवा में भी चेंज किया गया। क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की शुरुआत की, अर्थात अब जो आईएएस और आईपीएस की परीक्षा होती है ये हमारे कॉर्नवालिस सेवा के टाइम से ही चल रही है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस, आईपीएस और आईएएस, इसकी शुरुआत कहाँ, कॉर्नवालिस के समय से की गई। फिर इसके बाद आते हैं हमारे गवर्नर जनरल, कौन, लॉर्ड जॉन शॉर। इनका शासनकाल 1793 से 1798 तक रहा, कुछ खास नहीं रहा। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली, कौन, लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली, अगले गवर्नर जनरल, 1798 से 1805 तक। कब से कब तक, 1798 से 1805 तक हमारे नए गवर्नर जनरल है। लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहते थे। लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली क्या बोलते थे, बंगाल का शेर कहा जाता था। लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी। इन्होंने क्या किया, हमारा चौथा अंग्रेजों का और मैसूर का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। टीपू सुल्तान की हत्या के बाद लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने कहा था कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में आ गया है, मतलब अब हमारा विरोध करने वाला कोई भी नहीं बचा। मैसूर विजय के कारण लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। मार्क्विस की उपाधि दी थी किस वजह से, तो आप याद रखना, कई परीक्षा में पूछा गया मार्क्विस की उपाधि है किसको दी गई, किसने दी, क्यों दी। तो पहली बात देखिए क्यों दी, क्यों, क्योंकि जो मैसूर है इस क्षेत्र पर इन्होंने विजय प्राप्त की टीपू सुल्तान को मारकर। दूसरी चीज किसको दी गई, रिचर्ड वेलेजली को, और कौन सी उपाधि थी, मार्क्विस की उपाधि दी गई। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर बात करें आर्थर वेलेजली, रिचर्ड वेलेजली का ही भाई था। क्या, जो मैसूर युद्ध के अंदर जो लड़ता है ना, तो वो हमारे आर्थर वेलेजली थे, जो इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। तो आर्थर वेलेजली क्या थे, रिचर्ड वेलेजली का ही भाई था। आर्थर वेलेजली ने क्या किया, मराठों को हराया था। बाद में आर्थर क्या, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनता है। बाद में क्या, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है आर्थर वेलेजली। आर्थर ने यूरोप में नेपोलियन को हराया था। आर्थर ने क्या किया था, यूरोप में नेपोलियन को हराया था। लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि बड़े स्थान पर लागू की, अर्थात बड़े तौर पर लागू करने का काम किसने किया, हमारे लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने। क्या, भारत में सहायक संधि, क्या सहायक संधि को भारत के अंदर सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर लागू किसने किया, लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली। फिर आता फोर्ट विलियम कॉलेज। लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने जो असैनिक अधिकारी थे अर्थात सिविलियन ऑफिसर्स हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जहाँ पे क्या है, जो हमारे जो कौन से ऐसे अधिकारी जो असैनिक होते थे, प्रशासन को संभालने वाले जो अधिकारी होते थे, उनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1802 में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। 1802 में इस कॉलेज को हेलबरी लंदन में अर्थात ईस्ट इंडिया कॉलेज के नाम से दोबारा खोला गया। कलकत्ता में तो इसको बंद कर दिया गया और दोबारा से इसको शुरू किया गया, कहाँ से, हमारे हेलबरी लंदन में। हालांकि भाषा संस्थान के रूप में कॉलेज का भारत में सक्रिय रहा। कहाँ सक्रिय रहा, भारत में ज़्यादा सक्रिय रहा, किस रूप में, भाषा संस्थान के रूप में। अब आते हैं दोबारा से हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक बार तो उनका शासनकाल खत्म हो गया था, दोबारा से उनका शासनकाल शुरू होता है, अर्थात अब वो जो अंग्रेज अमेरिका का जो युद्ध था, अमेरिकन क्रांति, इसको समाप्त करके आ चुके थे, अर्थात वहाँ से हार के आए थे। केवल 1 साल ही शासन किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा शासन था। आप ये हमारे जो अमेरिका क्रांति में भी इनका नाम पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा था वहाँ पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल है जो 2 बार इनकी नियुक्ति हुई। 1805 में गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई और गाजीपुर में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्मारक बना हुआ है। बात करें इनकी अफीम और क्षार कारखाने की। भारत में अफीम के कुल दो कारखाने जिनका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार चलाती है भारत में अफीम के 2 कारखाने। पहला है अफीम और क्षार कारखाना, कहाँ का, गाजीपुर का। कहाँ का, गाजीपुर का। अफीम और क्षार कारखाना गाजीपुर का। तो 1820 में ईस्ट इंडिया कंपनी में ने गाजीपुर में अफीम और क्षार कारखाने की स्थापना की थी। कहाँ पे, गाजीपुर में अफीम और क्षार कारखाने की स्थापना की। दूसरा है ना, ये विश्व की, ये जो
फैक्ट्री है, ये विश्व की सबसे बड़ी है, सबसे पुरानी अफीम की फैक्ट्री है। दूसरा हमारे नीमच में जो अफीम और क्षार कारखाना खोला गया, कहाँ है? नीमच में। पहला गाजीपुर में, दूसरा नीमच में खोला गया। फिर आता है हमारे जॉर्ज बार्लो। अगले गवर्नर जनरल कौन है? जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो की बात करें तो 1805 से 1807 तक इनका शासनकाल रहा। जॉर्ज बार्लो कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। क्यों? क्योंकि अचानक हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है, इस वजह से अगले कार्यवाहक गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? जॉर्ज बार्लो। इनके टाइम पे वेल्लोर विद्रोह हुआ था मद्रास में। इनके टाइम पे क्या हुआ? वेल्लोर में विद्रोह हुआ था, जो मद्रास में है। कारण क्या था विद्रोह का? अंग्रेजों के द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करना बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि अब हम सेना के अंदर धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात कोई ताबीज नहीं, कोई विशेष वस्त्र नहीं। वेल्लोर में इस कारण विद्रोह हो जाता है। वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक था। वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक ने प्रेस पर प्रतिबंध को वेल्लोर विद्रोह का कारण बताया। उन्होंने ये नहीं माना कि धार्मिक प्रतीकों के प्रतिबंध के कारण ये विद्रोह हुआ। उन्होंने कहा कि हमने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, इस वजह से वेल्लोर का विद्रोह हुआ। फिर आते हैं हमारे अगले गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड मिंटो। कौन आते हैं? हमारे लॉर्ड मिंटो। मिंटो की बात करें तो 1807 से 1813 तक इनका शासनकाल रहा। अमृतसर की संधि इनके टाइम पे की गई थी। कब? 1809 में। तो लॉर्ड मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे अमृतसर की संधि की गई 1809 में। लॉर्ड मिंटो ने पंजाब के शासक थे रणजीत सिंह। कौन? पंजाब के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। उनके साथ अमृतसर की संधि की। रणजीत सिंह के साथ क्या किया? अमृतसर की संधि की। लॉर्ड मिंटो का जो प्रतिनिधि है चार्ल्स मेटकाफ था। तो लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकाफ। और अमृतसर की संधि में सतलज नदी को सीमा मान लिया गया। मतलब सतलज नदी के एक तरफ रणजीत सिंह और दूसरी तरफ अंग्रेज रहे। फिर बात करें अमृतसर की संधि के क्या क्या प्रभाव थे। अमृतसर की संधि के क्या प्रभाव थे? रणजीत सिंह का एकीकृत सिख साम्राज्य का सपना टूट गया। अर्थात अंग्रेज रणजीत सिंह चाहते थे कि भारत में पूरे पूरे भारत पर सिख साम्राज्य की स्थापना हो, लेकिन अमृतसर की संधि ने क्या किया? जो सतलज नदी है उसको सीमा क्षेत्र बना दिया। इस कारण जो सिख साम्राज्य का सपना था रणजीत सिंह का एकीकृत का करने का, इकट्ठा करने का, वह उनका टूट गया। इस कारण से कुछ सैनिक रणजीत सिंह से नाराज हो गए। एक सैनिक ने तो यह तक कह दिया कि आज रणजीत सिंह मर गया है। क्यों? क्योंकि जो उनका सपना था वो भी मर गया। अमृतसर की संधि के कारण रणजीत सिंह ने अगले 30 सालों तक शांतिपूर्ण शासन किया। ना तो अंग्रेजों ने उनको परेशान किया, ना उन्होंने अंग्रेजों को परेशान किया। फिर बात करें आगे जो हमारे रणजीत सिंह है, तो रणजीत सिंह को उत्तर पश्चिमी साम्राज्य विस्तार का मौका मिला, इसलिए रणजीत सिंह ने कश्मीर और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अब वो दक्षिणी या पूर्व में नहीं जा सकते थे, लेकिन हमारे उत्तर पश्चिम में तो जा ही सकते थे, इसलिए उन्होंने कश्मीर और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। और आज के आखिरी कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बिना बराबरी के स्तर पर मुगल बादशाह से मिलने से मना कर दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि अब हम भारत के जो बादशाह है मुगल बादशाह, उनको भारत का बादशाह नहीं मानते। तो उन्होंने कहा क्या मानते हो? अब हम क्या है? बराबर के। क्यों? क्योंकि भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अब क्या अंग्रेजों का शासनकाल है, और जब तो मुगल है अब उनका प्रभाव नहीं रहा है। अब बात करें आगे, तो प्रथम नेपाल युद्ध इनके टाइम पर हुआ। कौन सा प्रथम नेपाल युद्ध? ये हमारे 1814 से 1816 तक हुआ। इस युद्ध के बाद में एक संधि होती है जिसे संगोली की संधि या सुगोली की संधि कहते हैं। और इस संधि के कारण क्या? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। और इसी के टाइम पे क्या हुआ था? सुगोली की संधि, ताकि यह युद्ध समाप्त हो सके। संधि की बात करें तो शिमला, नैनीताल, रानीखेत, कुमाऊं आदि पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। जो भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह थी, इस कौन कौन? शिमला, नैनीताल, रानीखेत, कुमाऊं, इन सब पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। नेपाल का सिक्किम में अधिकार समाप्त कर दिया गया। नेपाल का जो सिक्किम पर अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। काठमांडू में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद गोरखे अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। गोरखों को क्या किया? अंग्रेजी सेना में शामिल कर लिया गया। गोरखे के 1857 क्रांति में अंग्रेजों की तरफ से वफादार रहे। क्यों? क्योंकि उनको बढ़िया वेतन मिलता था, बढ़िया सुविधाएं मिलती थी। फिर आता हमारा पिंडारी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का उन्मूलन कर दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया? पिंडारियों का उन्मूलन कर दिया। उत्तरी सेना का नेतृत्व हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था।
दक्षिणी सेना का नेतृत्व हमारे टॉमस हिस्लॉप ने किया था। किसने? टॉमस हिस्लॉप ने किया था दक्षिणी सेना का नेतृत्व। और उन्होंने पिंडारियों को नष्ट कर दिया था। मैल्कम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के कुत्ते कहा था। अर्थात जब मराठे जब युद्ध लड़ते थे तो उनकी तरफ से क्या है, पिंडारी आते थे। अर्थात जिस तरह शिकारी कुत्ते टूट पड़ते हैं उसी तरह पिंडारी टूट पड़ते हैं। यदि आपको ये चीज़ देखनी है तो एक सलमान खान की मूवी है जिसमें बहुत अच्छी मूवी है, मुझे तो अभी नाम तो याद नहीं है, लेकिन सलमान खान और उनके भाई सोहेल खान दोनों के दोनों उसके अंदर होते हैं और जरीन खान भी उस मूवी के अंदर होती है। तो वो मूवी है, तो यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये पिंडारी पे आधारित पूरी पूरी मूवी है, अच्छी मूवी आप जरूर देखनी चाहिए। पिंडारियों के मुख्य नेताओं की बात करें तो पिंडारियों में एक नेता थे चीतू। चीतू की बात करें, चीतू को जंगल में चीता खा गया। वासिल मोहम्मद, तो वासिल मोहम्मद ने जेल में आत्महत्या कर दी। वासिल मोहम्मद को सिंधिया ने गिरफ्तार करवाया था, इसलिए वो आत्महत्या कर लिया। फिर करीम खां की बात करें तो करीम खां को गोरखपुर की जागीर दे दी गई। अमीर खां को टोंक की जागीर दे दी गई। हमारा अमीर खां पिंडारी है तो इसको क्या टोंक की जागीर दे दी गई। इसके बाद क्या है, हमारा टोंक क्या है, एक मुस्लिम रियासत बन जाती है। बात करें रैयतवाड़ी और महालवाड़ी की, तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी, उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था नामक भू राजस्व व्यवस्था शुरू कर दी गई। तो इस तरह देखा आज हमने, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था हमारे गवर्नर जनरल और गवर्नर्स का। तो इसके बाद हम पार्ट 2 के अंदर बाकी के देखेंगे। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।